मैं डॉक्टर अलका पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। होम साइंस में हम लोग फूड्स एंड न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे, एनर्जी एक्सपेंडिचर यानी ऊर्जा का व्यय। और ऊर्जा का व्यय किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी ऊर्जा खर्च करते हैं। अगर हम अधिक ऊर्जा खर्च करते हैं, चाहे अधिक शारीरिक कार्य कर रहे हैं या अगर हमारा आधारीय उपापचय दर अधिक है, तो ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होगी। और अगर हम कम व्यय कर रहे हैं ऊर्जा का, हल्का कार्य कर रहे हैं, सेडेंटरी वर्क कर रहे हैं, तो हमें लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी और एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी भी कम ही होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि व्हाट इज़ द नीड फॉर एनर्जी। ऊर्जा की आवश्यकता हमें क्यों होती है? सीधा सा जवाब है, कार्य करने के लिए, टू डू वर्क वी नीड एनर्जी टू डू वर्क। चाहे वो पढ़ाई का काम हो, कॉलेज जाने का काम हो, दैनिक क्रियाएं हो, या हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जैसे हार्ट बीटिंग, ब्लड का सर्कुलेशन होना, फूड का डाइजेशन होना, एब्जॉर्प्शन होना, यूटिलाइजेशन होना, मेटाबॉलिज्म होना, वेस्ट्स को एक्सक्रीट करना बॉडी से, इन सभी के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? फूड से प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है, जो कि हम डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर कंज्यूम करते हैं। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के फॉर्म में हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं। जो भी एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में बॉडी के अंदर जाकर के जमा हो जाती है और कोशिकाओं के अंदर एटीपी के रूप में संरक्षित या रहती है। जब भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये एटीपी टूट करके एडीपी प्लस पी बना करके और उसके बाद एनर्जी रिलीज करते रहते हैं। किस भोज्य पदार्थ के अंदर कितनी ऊर्जा है ये हम नापते हैं 2 यूनिट्स के द्वारा, किलो कैलोरीज और किलो जूल्स। इनके बारे में हम पिछली कक्षाओं में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद एक बात आती है एनर्जी बैलेंस की, कि ऊर्जा का संतुलन क्या होता है, एनर्जी बैलेंस हम किसे बोलते हैं। तो एनर्जी का बैलेंस का मतलब, अगर जितनी ऊर्जा हम ले रहे हैं उतनी ही ऊर्जा शरीर से बाहर जा रही है, और शरीर से बाहर कैसे जाती है ऊर्जा? कार्य करके, एनर्जी के एक्सपेंडिचर के द्वारा। यानी जितनी ऊर्जा हम ले रहे हैं, जितना इनपुट है और उतना ही अगर आउटपुट है एनर्जी का, तब बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर नहीं होती है और हम ये कहते हैं कि एनर्जी का जो स्टोरेज है वो ज़ीरो है, या ये भी कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल एनर्जी बैलेंस में है, ऊर्जा का संतुलन उसके शरीर के अंदर है। लेकिन अगर हम ऊर्जा लेंगे ज़्यादा और निकालेंगे नहीं, तो क्या होगा कि वो ओबेसिटी के अंदर बॉडी कन्वर्ट हो जाएगी। और डाइट, हार्ट डिजीज़ और मोटापा, इनका डायरेक्ट संबंध है। कैसे? अगर हम डाइट इस तरह की लेंगे जिसमें वसीय पदार्थ अधिक हैं, तो वसा हमारे कोरोनरी आर्टरीज, यानी वो आर्टरीज जो हार्ट को ब्लड लेकर के जाती हैं, वहाँ जमा हो जाएंगी और इस तरह से क्या होगा कि हार्ट डिजीज़ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और अधिक ऊर्जा लेने से ओबेसिटी यानी कि मोटापा हो जाता है। अगर हम ऊर्जा कम मात्रा में लेंगे तो एनर्जी के नेगेटिव बैलेंस में चले जाएंगे। ऊर्जा का व्यय तो अधिक है, लेकिन ऊर्जा हम शरीर के अंदर ले नहीं रहे हैं, और जब ऐसा होगा तो फिर मैलनरिश्ड हो जाएंगे या अंडरवेट हो जाएंगे, यानी अल्प भार का शिकार हो सकते हैं।
तो फिर आप कहोगे कि मैडम कितनी मात्रा में लेनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की एनर्जी बैलेंस या ऊर्जा के संतुलन में शरीर रहे। तो इसके लिए जो अभी लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, वैसे तो स्टडीज़ होती रहती हैं और कई तरह के चेंजेस पिछले कुछ सालों में ही, 10 सालों में ही आप देखोगे तो, क्योंकि अध्ययन होते रहते हैं, साइंटिस्ट्स जो हैं स्टडीज़ करते हैं और उसके बाद अपने रिजल्ट्स देते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे चेंजेस आप देखोगे, लेकिन अभी जो करंट स्टडीज़ हुई हैं उनके मुताबिक किसी भी व्यक्ति को डाइट के अंदर जितनी टोटल डाइट है उसका 50% कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, जो कि रेड से डिनोट हो रहा है, 20% प्रोटीन्स और 30% वसा के द्वारा मिलना चाहिए। यानी अगर हम कोई भी डाइट ले रहे हैं तो डाइट का आधा भाग कार्बोहाइड्रेट से होना चाहिए, 20% पार्ट प्रोटीन से और बाकी का 30% पार्ट फैट से मिलना चाहिए। ये पिक्चर में डिनोट हो रहा है, इसे आप देख करके भी समझ सकते हैं। अब हम आते हैं कि ऊर्जा के कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि एनर्जी इनटेक को प्रभावित करते हैं, या हम यूं कहें कि शरीर में कुल ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो सीधा सा उत्तर है कि वो एनर्जी के एक्सपेंडिचर पर डिपेंड करेगा। हर व्यक्ति का एनर्जी एक्सपेंडिचर अलग अलग होता है। कुछ व्यक्ति ज़्यादा काम करते हैं, हैवी वर्कर्स होते हैं, जैसे कि लेबरर्स, मजदूर, किसान और जो भी शारीरिक श्रम अधिक करते हैं उनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी तरह से कुछ मध्यम श्रम करते हैं और कुछ हल्का ही श्रम करते हैं कि घर में भी कम काम किया, ऑफिस में भी टेबल चेयर का ही वर्क होता है, जिनका टेबल वर्क अधिक होता है, या लैपटॉप पे, कंप्यूटर्स पे, इन पे वर्क अधिक होता है, तो उनको सेडेंट्री वर्कर्स बोलते हैं। तो हमारा एनर्जी का एक्सपेंडिचर किस प्रकार का है उसके ऊपर ऊर्जा का व्यय निर्भर करता है। और ये फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? How much energy we need on a day-to-day basis depends on various factors such as, पहला है बॉडी साइज, कि शरीर का सरफेस एरिया कितना है। दूसरा, बॉडी का संगठन कैसा है, बॉडी कॉम्पोजिशन। उम्र के ऊपर डिपेंड करता है, उम्र और जो भी शारीरिक वृद्धि है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद लैंगिक विभिन्नताएं देखी जाती हैं, सेक्सुअल डिफरेंसेस देखे जाते हैं मेल्स और फीमेल्स के अंदर। न्यूट्रिशनल स्टेटस, यानी पोषण का स्तर कैसा है, अगर पहले से वीक है तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और अगर कोई व्यक्ति ओबीज है, ओबेसिटी का शिकार है, तो उसको कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसी तरह से प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है एक्टिविटी, यानी क्रियाशीलता, और लास्ट है क्लाइमेट, यानी जलवायु। तो अब हम इनको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये सभी फैक्टर्स एनर्जी के एक्सपेंडिचर को प्रभावित करते हैं। यानी कि शरीर का आकार किसी व्यक्ति का कैसा है, उसका एज और फिजिकल ग्रोथ के ऊपर भी ये डिपेंड करता है, क्योंकि जब जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में जैसे जैसे शारीरिक वृद्धि तीव्रता से जब जब होती है, तो शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। जन्म के समय किसी भी शिशु का वजन 3 से 3.5 किलोग्राम तक होता है, और जन्म के अंदर जन्म से लेकर के 1 वर्ष के भीतर भीतर वजन में 3 गुना वृद्धि हो जाती है, यानी 3 टाइम्स बॉडी का वेट इंक्रीज होता है फर्स्ट 12 मंथ्स में, या हम ये कहें 0 to 1 ईयर के अंदर। इस समय नए तंतुओं का, नए कोशों का निर्माण होता है, अस्थियों का विकास होता है, हार्मोन्स का निर्माण होता है, और इन सभी के कारण बच्चे को 0 to 1 ईयर्स के बालक को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब कोई भी व्यक्ति प्रौढ़ हो जाता है तो ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। इसमें आप देख रहे हैं एक इन्फेंट से लेकर के और ओल्ड एज तक को पिक्चर में डिपिक्ट किया गया है।
जब व्यक्ति, हमने इन्फेंसी का किया कि इन्फेंसी के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। दूसरा आता है किशोरावस्था का समय। किशोर बच्चों के अंदर, एडोलेसेंट बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर बॉडी में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। हाइट बढ़ती है इस समय, मसल्स का डेवलपमेंट होता है बॉयज़ के अंदर, और गर्ल्स के अंदर एडिपोज टिश्यूज़ का निर्माण होता है। इसके अलावा नए तंतुओं और कोशों का निर्माण होने के साथ साथ हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर, जो कि यौन परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। और इसके साथ ही एडोलेसेंट बॉयज़ और गर्ल्स को अधिक एक्टिव रहना पड़ता है, अधिक क्रियाशील रहना पड़ता है, जिससे कि शरीर के अंदर ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है। लेकिन प्रौढ़ व्यक्ति के अंदर ऊर्जा की अधिक आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तंतुओं की वृद्धि और विकास नहीं होता, तो इसलिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। वृद्धावस्था में ऊर्जा की मांग कम हो जाती है, क्योंकि शरीर के तंतुओं का निर्माण नहीं होता बल्कि विनाश होने लगता है, और इसी कारण आधारीय चयापचय दर भी कम हो जाती है। शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाएं और धीमी और कम हो जाती हैं, और अब उन्हें केवल जीवित रहने के लिए जो भी बेसिक एक्टिविटीज़ हैं, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ब्लड सर्कुलेशन, सिर्फ इन्हीं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए वृद्धावस्था के अंदर ऊर्जा की मांग कम होती है। तो एनर्जी का एक्सपेंडिचर अगर किन किन एजेस में अधिक होता है, कब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक तो इन्फेंसी के अंदर, एक एडोलेसेंस के अंदर यानी शैशवावस्था के अंदर और किशोरावस्था के अंदर। लेकिन बाकी अवस्थाओं के अंदर ऊर्जा की उतनी आवश्यकता नहीं होती। और वृद्धावस्था के अंदर तो ऊर्जा की आवश्यकता और भी कम होती है, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाती है और बॉडी की जो एक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है। तो इसलिए वृद्धावस्था के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। बाकी जो फैक्टर्स हैं जो कि एनर्जी के रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इसे ठीक से पढ़िएगा, और अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप व्हाट्सएप समूह पर मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।